हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यदि आप जी के रिलेटेड एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, पीसीएस या बीपीएससी इत्यादि से संबंधित एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कि भाग किसे कहा जाता है, भाग किसे कहा जाता है और भाग कितने हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। तो 395 अनुच्छेद में से कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि पार्टिकुलर रूप से लगभग समान हैं। तो उन सभी अनुच्छेदों को इकट्ठा करके एक जगह पर डाल दिया गया और उसी का नाम रख दिया गया भाग। अब हम लोग जानते हैं कि कितने भाग हैं। तो हमारे मूल संविधान में, अपने भारतीय संविधान के मूल संविधान में 22 भाग का व्याख्या की गई थी, परंतु धीरे धीरे करके संशोधन किया गया संविधान में। तो संविधान में भागों की संख्या वर्तमान में भी 22 ही है, लेकिन इसमें पार्टिकुलर रूप से बढ़ाए गए। जैसे 4 का क बढ़ा दिया गया, 9 का क बढ़ा दिया गया, 9 का ख बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से यदि हम लोग काउंट करें तो कुल भागों की संख्या 25 हो जाती है, परंतु हमें याद रखना है कि भागों की संख्या कितनी है, 22। तो संशोधन करके कुछ भाग को हटाए गए और कुछ भाग को नए जोड़े गए। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में कुल भागों की संख्या 22 है और इसी 22 भाग को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तालिका को समझ लेते हैं। इस तरफ आप भाग देख रहे हैं, तो इस तरफ भागों का हम क्रम लिखेंगे और ये जो आप देख रहे हैं प्रावधान, तो उस भाग का संबंध जिस क्षेत्र से है उसको हम लोग इसमें लिखेंगे और उसका संबंध जिस अनुच्छेद से है उसमें उस अनुच्छेद को वर्णन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले भाग 1 से हम लोग चलते हैं। भाग 1, भाग 1 का संबंध कहता है, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक की व्याख्या की गई है। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। देखिए, आप अनुच्छेद पढ़िए या अनुसूची पढ़िए या तो फिर आप भाग को पढ़िए। अनुच्छेद 1 में भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र का चर्चा है, अनुसूची 1 में भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है और भाग 1 में भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा। यानी भारत और भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी को पार्टिकुलर रूप से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में समाहित किया गया है और इसका अध्ययन हम लोग करते हैं भाग 1 में। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल सभी को आसानी से याद कर लेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। भाग 2, भाग 2 का संबंध है, भाग 2 का संबंध है नागरिकता से। भाग 2 का संबंध नागरिकता से, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता कहें तो भारत में एक व्यक्ति को नागरिकता कितने प्रकार से दी जा सकती है और एक व्यक्ति की नागरिकता को कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है और 3 प्रकार से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। तो भाग 2 संबंध है नागरिकता से, अनुच्छेद 5 से 11 तक में। भाग 3, भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकार। भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकार से और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहें तो अपने मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान समय की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और इसका अध्ययन हम लोग करते हैं भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भाग 4। भाग 4 का संबंध, भाग 4 में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें क्या है कि राज्य सरकार के पास भी कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो कि अपने राज्य में व्यवस्था को बना सकते हैं। तो इसमें भाग 4 के अंतर्गत राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य अपने व्यवस्था के आधार पर अपने राज्य में नियम कानून को लागू कर सकते हैं और या तो फिर अपने राज्य में उसे समाप्त कर सकते हैं। इसकी व्याख्या भाग 4 में किया गया है।
भाग 4 का क, भाग 4 का क में कहा गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, भाग 4 मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का क। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मूल कर्तव्य जो आप देख रहे हैं भाग 4 का क, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अपने संविधान में जोड़ा गया और इस प्रकार से वर्तमान समय में अपने संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो इस प्रकार से हम लोग 4 भाग को पढ़ चुके हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, याद करने के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं। तो एक ग्रुप के रूप में इसे हम रख देते हैं, भाग 4 से लेकर भाग 4 का क तक हम लोग एक ग्रुप में पढ़ेंगे। अब एक बार फिर से रिपीट करो मेरे साथ। भाग 1 का संबंध संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से, भाग 2 का संबंध नागरिकता से, भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से, भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से और भाग 4 का क का संबंध है मूल कर्तव्य से। अब चलते हैं हम लोग आगे। भाग 5, भाग 5 के अंतर्गत कहा गया है संघ। संघ का अर्थ क्या होता है, तो संघ का अर्थ होता है केंद्र। अनुच्छेद की बात करें तो 52 से लेकर 151 तक चर्चा किया गया है संघ की। संघ कहें तो केंद्र, तो केंद्र में सबसे पहले कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, उसके बाद संघ की न्यायपालिका और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी चीजों की व्यवस्था हमारे भाग 5 के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाहित की गई है और उसका अध्ययन हम लोग भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 के बीच करते हैं। जिस प्रकार से आप अनुच्छेद 5 में केंद्र से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से हमारा हमारा भाग 6 है। तो 6 का संबंध है मूल रूप से राज्य से। अब राज्य में जिस प्रकार से केंद्र में हमारा संसद है, उसी प्रकार से राज्य में हमारा विधानमंडल है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति है, उसी प्रकार से राज्य में हमारे राज्यपाल है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति, उसके बाद राज्य की न्यायपालिका और जितने भी कार्यपालिका है, सभी का अध्ययन हम लोग भाग 6 के अंतर्गत करते हैं अनुच्छेद 152 से 237 के बीच। ठीक है, भाग 6 राज्य और अनुच्छेद 152 से 237 के बीच। भाग 7 वर्तमान समय की बात करें तो यह अपने संविधान में नहीं है। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हटा दिया गया है और इसका जिक्र किया गया था अनुच्छेद 238 में। इसको हटाने का मूल पर्पस क्या था, तो राज्य का एक प्रकार से इसके अंतर्गत ग्रुप को बना दिया गया था और राज्य का यदि आप ग्रुप बना देते हैं तो देश की व्यवस्था धीरे धीरे करके बिगड़ने लगती है। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और वह संशोधन था 7वां संशोधन 1956 में। 7वें संशोधन के तहत किसे हटाया गया, 7वीं भाग को। 7वां संशोधन 7वीं भाग निरस्त कर दिया गया, 7वें संशोधन और 7वें भाग को। ठीक है, याद रह जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 8 में कहता है संघ शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 के बीच। संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो 7 संघ शासित प्रदेश भारत में थी, परंतु वर्तमान समय की बात करें तो जब से धारा 370 को हटाया गया तो संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। और इन सभी संघ शासित प्रदेशों का क्या अधिकार होना चाहिए, किस सिद्धांत पर ये कार्य करेंगे, इसकी जिक्र की गई है भारतीय संविधान के भाग 8 में। तो इसे हम लोग फिर से एक ग्रुप में इसे रख देते हैं, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसे याद कर लेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। भाग 5 का संबंध संघ से है, भाग 6 का संबंध राज्य से है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है और भाग 8 का संबंध केंद्र शासित प्रदेश से या संघ शासित प्रदेशों से है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं इस तरफ। भाग 9 के अंतर्गत व्याख्या की गई है, प्रावधान है पंचायतों का, यानी इसके अंतर्गत पंचायतों का जिक्र किया गया है। भाग 9 का क के अंतर्गत नगर परिषद का जिक्र किया गया है, नगर परिषद। भाग 9 का ख के अंतर्गत सहकारी समितियों का जिक्र किया गया है।
सहकारी समितियों का जिक्र भाग 9 का ख अनुच्छेद 243 का क से लेकर के 9 तक का जिक्र किया गया है, यही 3। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, तो यह भाग हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत, और भाग 9 का को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1993-94 के तहत। तो इस प्रकार से इस भाग को अपने संविधान में संशोधन करके लाया गया। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस भाग को अपने संविधान में लाने का मुख्य पर्पस क्या था। तो अपने देश का संविधान जो कि त्रिस्तरीय संविधान है, विश्व का एकमात्र अनोखा संविधान है त्रिस्तरीय, विश्व का कोई संविधान त्रिस्तरीय नहीं है। यहाँ पर एक तो हमारा केंद्र हो गया, दूसरा राज्य और तीसरा पंचायत, यानी कि पंचायत गांव की न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पंचायती राज को लाया गया। तो 3 स्तर का पंचायती राज को लागू किया गया। सबसे पहला ग्राम पंचायत, दूसरा है मध्य पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत। तो उसी प्रकार से अपने नगर परिषद में भी लागू किया गया। नगर परिषद में भी 3 प्रकार के लागू किए गए, और संघ शासित के लिए छोटे छोटे कस्बों के लिए या छोटे छोटे शहरों के लिए किया गया नगर पंचायत की व्यवस्था, और उससे थोड़ा सा बड़े जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज करके हम लोग देखें तो उसके लिए नगर परिषद की व्यवस्था की गई, और यदि हम लोग बड़े शहरों के रूप में देखें तो वहां पर नगर निगम की व्यवस्था की गई। और इसका प्रावधान अपने संविधान के भाग 9 से भाग 9 का ख तक किया गया है। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि यह आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। भाग 9 पंचायत, भाग 9 का क नगर परिषद और भाग 9 का ख सहकारी समितियां। ठीक। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है, और इसे रखा गया है अनुच्छेद 244 में। भाग 11 में कहा गया है संघ एवं राज्य में संबंध की चर्चा की गई है भाग 11 में। अब इसमें हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक संबंध किस प्रकार का संघ और राज्य में होनी चाहिए। तो सबसे पहला संबंध तो विधायी संबंध होनी चाहिए। दूसरा संबंध जो है वो प्रशासनिक संबंध है। जैसे अगर हम किसी प्रकार के रिट को जारी करते हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज को जारी करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर हमें फैसला नहीं मिल पाता है तो हम लोग हाई कोर्ट ले जाते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से विधायी और न्यायिक शक्ति का संबंध संघ और राज्य के बीच होनी चाहिए। भाग 12 के अंतर्गत कहा गया है वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद। इन चीजों की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 के बीच। जैसे कि हम लोग वित्त से संबंधित बातों को पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5-6 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो कि अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों का और संपत्ति का बंटवारा सभी राज्यों में केंद्र सरकार करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भाग 12 में पढ़ते हैं वित्त, संपत्ति, संविदा और उसमें वाद अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 300 तक। तो इसे हम लोग फिर से एक ग्रुप में बना लेते हैं याद करने के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से याद भी हमें हो जाएगा। तो भाग 10 का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से। भाग 11 का संबंध संघ एवं राज्य के बीच से है, और भाग 12 का संबंध वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाग 15। भाग 15 का संबंध है निर्वाचन से। निर्वाचन कहें तो इसका व्याख्या भारतीय संविधान में 324 से 329 के बीच किया गया है। जैसा कि अपना भारत देश एक लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, तो यह लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था किया गया है भारत में, और इसके लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, और इसका जिक्र किया गया है भाग 15 के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 15 का संबंध निर्वाचन से, अनुच्छेद 324 से 329। इसका अनुच्छेद भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब भाग 17 का संबंध है राजभाषा।
भाग 17 का संबंध राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351, 343 से अनुच्छेद 351 के बीच राजभाषा। बहुत ही, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में इसे भी पूछ दिया जाता है। हाल ही में पीसीएस में भी पूछा गया कि भारत की राजभाषा एवं लिपि देवनागरी किस भाग के अंतर्गत व्याख्या की गई है, तो यही भाग 17। तो भारत की राजभाषा और अपनी लिपि देवनागरी, हिंदी भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भाग 17 के अंतर्गत कह दिया गया है। और प्रत्येक राज्य का अपना अपना क्षेत्रीय भाषा होती है। अगर अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा का दर्जा दिया गया है और उसमें 22 भाषाओं की जिक्र की भी गई है। तो प्रत्येक राज्य का अपना अपना भाषा होता है। तो इसमें भाग 17 का संबंध मूल रूप से राजभाषा से है और अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 का संबंध है आपात उपबंध से। आपात उपबंध, भारत में जब कभी हमारा मंत्री परिषद किसी प्रकार से विफल हो जाता है या आंतरिक अशांति या बाहरी आक्रमण होती है तो उस स्थिति में अपने देश में आपात की स्थिति आ जाती है और इसका जिक्र किया गया है भाग 18। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच इसे रखा गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात लागू किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग इसको एक ग्रुप में बना लेते हैं। भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, भाग 17 का संबंध राजभाषा से और भाग 18 का संबंध है आपात उपबंध से। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे को ग्रुप वाइज में सजा दिए और बिल्कुल आसान तरीके से इसे हमने पढ़ा। अब एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट मारो। भाग 1 का संबंध संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से, भाग 2 का संबंध नागरिकता से, भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से, भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, भाग 4 का क का संबंध मूल कर्तव्य से, भाग 5 का संबंध संघ से है, संघ कहें तो केंद्र से, और भाग 6 का संबंध राज्य से है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया 7वें संशोधन 1956 के तहत। भाग 8 का संबंध है संघ शासित प्रदेश से। भाग 9 का संबंध इस तरफ आ जाएंगे, भाग 9 का संबंध है पंचायतों से और 9 का क का संबंध नगर परिषद से है। भाग 9 का ख का संबंध सहकारी समितियों से है और भाग 10 का संबंध अनुसूचित जनजाति एवं जाति के क्षेत्रों से है। भाग 11 संघ राज्य में संबंध, प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद के बारे में चर्चा की गई है। भाग 15 में निर्वाचन और भाग 17 में राजभाषा और भाग 18 में आपात उपबंध। मोस्ट, ये बेसिक लेवल का याद आपको होना ही चाहिए। मोस्ट हमारा एग्जाम में पूछे जाने वाले भाग इसी में से है और लगभग एग्जाम में इसी भाग में से पूछा भी गया है। और शेष बचा हुआ भाग जो है वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा और वो प्लेलिस्ट में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए सारे भाग आपको पूर्ण रूपेण अच्छी तरीके से याद हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।